बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, शुक्रिया आपने मेरे चैनल को ट्यून इन किया जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय फैसल रियाज। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। हम लोग पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस पढ़ा। फिर हमने उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे, यानी ग्रुप्स के क्रॉस, डाउन द ग्रुप और लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। इसी तरह आज हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है और उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एनर्जी की मकदार है। एनर्जी की वो वाली अमाउंट जो चाहिए होती है किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एटम के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक हमें पता है कि एटम दरमियान में न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, उसके बाहर शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, चूँकि उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे कम होती है, इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। हमारा टॉपिक है जी आयनाइजेशन एनर्जी। द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है और ये बाहर शेल्स हैं, अब ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर जिसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम है। इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो वाली मकदार रिक्वायर्ड टू रिमूव जो चाहिए होती है निकालने के लिए किसे, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड कहते हैं जो सबसे कमज़ोर जुड़ा हुआ है, सख्त नहीं जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम के वैलेंस शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है। बाज़ दफ़ा किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोई ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर तो एटम ऐसा है कि जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर है, तो उसकी सिर्फ एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम आ गया जिसके आखिर पे वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इसकी दो आयनाइजेशन एनर्जीज हो जाएंगी क्योंकि इकट्ठे दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। पहले पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, the energy required to remove the first electron from the valence shell is called first ionization energy। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और न्यूक्लियस उसको ज़ोर से पकड़ लेगा। तो यानी हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होती है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वो वाली एनर्जी जो वैलेंस शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एक बात मैं दोबारा बताता चलूँ कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसके ऊपर न्यूक्लियस जो है अपना होल्ड टाइट कर लेता है, न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है और इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और इसी वजह से जो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी है, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है वो ज़्यादा होती है। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ लिया, हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को भी डिफाइन कर लिया, सेकंड को भी कर लिया।
अब हमने क्या करना है, इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने हैं, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का क्या मतलब है कि ये लेफ्ट टू राइट पीरियड में कैसे चेंज हो रहा है और टॉप टू बॉटम ग्रुप में कैसे चेंज हो रहा है। एक बार याद रखिएगा बेटा जी, जब भी आप अब कोई भी पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज की कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, चाहे वो एटॉमिक साइज है, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी है, चाहे और कोई है, जब भी आप लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में चलेंगे, ये बातों ने होना है, 4 बातों ने, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हमें पता है सेम शेल में एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से उसका जो वैलेंस शेल का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती है, और वो बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले उन्हें ज़ोर से खींचता है, और जब वो ज़ोर से खींचता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से क्या हो जाते हैं, पुल हो जाते हैं, खींचे जाते हैं, और इस तरह से उसका साइज़ जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, उसका साइज़ कम हो जाता है। डिक्रीज होना कहते हैं कम हो जाना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये यहाँ पर जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नीचे उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज दी गई हैं किलो जूल पर मोल में। आप देख रहे हैं ये बड़े हैं, 520, 899, 1086, 1402, 1314, 1661, 2080। ये एक 899 के बाद 800 आ रहा है, इसे कहते हैं अब नॉर्मल बिहेवियर, ये कम हो रही है। अब बाकी सारे जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हमने लिखा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ चलते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? इन वजूहात की बिना पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एटम का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। अब हमने वेरिएशन का मतलब है पीरियड के क्रॉस तब्दीली, और हमें पता है पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह अब हमने वेरिएशन अक्रॉस अ ग्रुप पढ़ना है। ग्रुप हमें पता है क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ऊपर से नीचे आने वाली जो कॉलम है उसे कहते हैं ग्रुप। और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ग्रुप में आपने जाना ही ऊपर से नीचे है क्योंकि ग्रुप है ही ऐसा, ठीक है। और पीरियड में जाना ही लेफ्ट से राइट है क्योंकि पीरियड है ही ऐसा। तो यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, अगेन वही बात, आप किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर ले, जब हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाएंगे ना तो ये 4 चीज़ों ने होना है, ठीक है। अब कोई भी आपको प्रॉपर्टी आ जाती है जैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या आयनाइजेशन एनर्जी, या इसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पीरियोडिक ट्रेंड्स में पीरियड में ये 4 चीज़ों ने होना है और ग्रुप में ये 4 चीज़ों ने होना है। इनको देख के फिर आपने उस प्रॉपर्टी को डिसाइड करना है कि वो बढ़ेगी या कम होगी। तो बहरहाल अक्रॉस अ ग्रुप आते हैं जी, शेल्स बढ़ते हैं जैसे जैसे ग्रुप में एलिमेंट्स नीचे जाते जाते हैं। ये ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप। जैसे जैसे एलिमेंट नीचे जाते जाते हैं शेल बढ़ते जाते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो क्या होता है जी, इसके बाद जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के बाद जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो रिपल्शन है, न्यूक्लियस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन है, जो दफ़ा की क़ुव्वत है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि उनके सब पे नेगेटिव चार्ज है और एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। जब दफ़ा की क़ुव्वत ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर हो गए, तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। उससे पहले हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज। दूसरा पॉइंट क्या बताया अभी, पहला है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उनके ऊपर कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज होगी, कम होगी,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो बाहर वाले जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम फील करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अब ये सारी बातें होने के बाद हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स दूर भी चले गए, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड भी कम है, डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम हो गई। तो अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और हमें पता है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकालने के लिए चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इन बातों की वजह से, इन चार चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से उन्हें निकालना आसान होता है, यानी कम एनर्जी देने पर भी वो इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। तो इसी वजह से ये मैंने लिखा है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। क्यों? इन चार बातों की वजह से। एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है और सीजियम का 55 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये आगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हैं किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल इसका यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी का। आप देख रहे हैं ये मुसलसल कम हो रही है, 520 के बाद 496, 419, 403 और 377। वजह ये सारी बातें कि शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। यही वजह है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी जो है किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है वो कम होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।